बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। सरप्राइज़ एपिसोड। गांव से वापस आने के बाद वो कुछ दिन नए के लिए अपने एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ रहा और कल भी इसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसकी वजह से इसे आर्यन को कराची जाना था। यहाँ इसका 2 दिन का स्टे था। इसी लिहाज से वो दोनों कल निकलने के लिए अपनी अपनी ज़रूरी चीज़ों की पैकिंग कर रहे थे। आर्यन के मोबाइल पर कॉल आने लगी, जिसे देखते ही वो ज़रून जो किसी के कमरे में मौजूद था तो 2 मिनट रुकने का बोलते मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करते हुए अपने कमरे में बालकोनी में चला गया। ये तो गया काम से। ज़रून ने इसकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा लिया था कि किसकी कॉल है और तब भी इसकी पुश्त को देखते इसने खुद कलामी की और बेड पर बड़े कपड़े और चीज़ों को देखते खुद पर उठाकर बैग में रखने लगा ताकि आर्यन जैसे ही फारग हुए लोग खाना खाकर सोच सकें। नूर ने वॉशरूम में आते ही सबसे पहले आरजे को फ़ोन किया था कॉल की ताकि सिर्फ साबित आकर मदद के लिए कुछ कह सके, पर पहले तो आरजे ने कॉल ले रिसीव की और दूसरा अब इसने बात शुरू ही की थी कि सहर ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाते इसे जल्दी का कहने का कहा तो घबराहट के मारे मोबाइल इसके हाथ से छूटी ज़मीन बोस हो गया। अल्लाह! इसने दोनों हाथ मुंह पे रखते हुए मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन को देखा जिस पर इसने हारिस को इतनी बार कहने के बावजूद भी प्रोटेक्टर नहीं लगवाया था। नूर, क्या हुआ? और ये क्या गिरा है? तुम ठीक हो ना? सहर जो दरवाजे से वापस पलटने लगी थी अंदर से आने वाली आवाज़ पर चौंक कर पूछने लगी, जी आप ही सब ठीक है? वो शैम्पू की बोतल गिर गई थी। खुद को संभालते इसने जवाब दिया। मोबाइल उठाती ऑन करने की कोशिश की, पर आज किस्मत इसका साथ देने के लिए तैयार ना थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी जब मोबाइल ऑन ना हुआ तो इसने रोना शुरू कर दिया। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह अब क्या करे। ऊपर से सहर जो बार बार इसे जल्दी आने का बोल रही थी, तभी इसने इस शख्स को कभी खुश न रहने की बददुआ देते हुए कांपते हुए हाथों से हाथ मुंह धोते अपनी आंखों में पानी के चिंडे मारे ताकि इसकी सुर्खी कम हो सके। चैलेंज करते बाहर आ गई और जहाँ इस सहर इसकी ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह सेट कर रही थी। इतना टाइम लगा दिया तुमने, और ये क्या तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ठीक हो ना? जी आप ही कुछ नहीं हुआ, बस अम्मी याद आ रही है। नूर ने इतने अपने अंदर की बेबसी को घुटन में बदलता देखकर कहा और सहर के साथ लगते रोने लगी। नूर प्लीज़ सब्र करो, ये रोने का वक़्त नहीं है बल्कि खुशी का है, इसलिए इस वक़्त खुद को हल्कान करने से बेहतर है तुम ये समझो कि पुप्पो वो तुम्हारे साथ है और वो भी तुम्हारी खुशी देखना चाहती हैं। सहर ने इसे समझाते टिश्यू पेपर थमाया तो नूर ने इसे अपनी आंखों में साफ करते हुए इसे मोबाइल लेने का सोचा, पर इसे अपने ख्याल को रद्द करते खामोशी से आने वाले वक़्त के टल जाने की दुआएं करने लगी। कर आए बात ज़रूर जो इसकी पैकिंग करने के बाद अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल रिसीव करती इस कमरे से बाहर आ गया था, पर अब टेबल पर बर्तन लगाती इसी के इंतज़ार में बैठा था। इसे देखकर इसकी जानिब मुतवज्जा होकर पूछने लगा, जो इस बात में सर हिलाते चेयर पीछे करते बैठ चुका था। हाँ, बात क्या करनी थी? हमेशा की तरह आज फिर गायब हो गई मैडम। पिछले आधे घंटे से बात करने की बजाय इसकी दोबारा कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। चाहे तो मैं बाहर आऊँ, पर लगता है मुझे इंतज़ार पे लगाकर खुद सो गई। अपनी प्लेट में चावल डालती इसने ज़रून को बताया तो वह आर्यन के ख़राब मूड की परवाह किए बिना कहकर लगाकर हंसने लगी। हूँ, हंस लो बच्चे, अभी तुम्हारे हंसने के दिन है, बहुत जल्द तुम्हें भी रुला देने वाली आने वाली है। आर्यन ने इसे अपनी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होता देखकर कहा तो ज़रूर ने सीरियस होने की कोशिश की, मगर नाकाम होते फिर से मुस्कुराने लगा। ये तो वक़्त बताएगा कि कौन किसे रुलाता है, मैं या वो। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए इसने आर्यन को चैलेंज करते हुए अंदाज में तो इसने 13वीं चढ़ाई, मतलब तुम अभी इस मासूम को दिलाने का इरादा रखती हो? चमचा प्लेट में रखती इसने संजीदगी से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, पर मैं खुद ही रोना चाहे तो इसमें मेरा क्या कसूर? अपनी प्लेट में चावल डाल दी इसने जितने मस्कूर अंदाज में कहा। आर्यन का दिल अपने सामने इस शख्स को जैसे वो अपना दोस्त कहता था थप्पड़ लगाने को किया। एक बात तो जवाब देना पसंद करेंगे मिस्टर ज़रून अली? हाथ बांधते आर्यन ने तंजीज़ का नाम इतने एहतराम से लिया। जी पूछें। ज़रून ने हाथ रोकते इसके अंदाज में इजाज़त दी। आपकी नूर के साथ मेरा मतलब मेरी बहन के साथ कोई ख़ास दुश्मनी है या फिर आपको शौक़ है किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने का? नूर के नाम पर ज़रून के खोलने पर आर्यन बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पहली बार ये कि मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि इसके सो कॉल्ड कज़न जनेस से बहन जो सिर्फ एक लड़के के इश्क में गिरफ्तार है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी अम्मी हजूर नूर के प्यार में नहीं बल्कि इसके साथ आने वाली दौलत के लिए ये सब कर रही है।
बाकी रही बात मेरे तरीके की, तो वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर इस वक्त मेरी समझ में बस यही बात आई और मैंने कर ली। जो काम कर लिया वो इस पर अब क्या पछताना। कंधे उठाते इसने आर्यन को तफसील से बताया, जिस पर न सिर्फ इसे हैरत हुई बल्कि नूर के किसी और से शादी सुनते ही कुछ गैर मामूली से एहसास हुआ, जिसे ज़रून की नज़र से बचाने के लिए इसने गिलास उठाकर लबों से लगाते पानी का घूंट पड़ा। हुआ क्या है? इसे खामोश देखकर ज़रून ने सवाल किया। कुछ नहीं, बस खाना खाओ, मुझे नींद आ रही है, आर्यन ने कुछ सोचते हुए ज़रून से कहा, तो इसने परवाह किए बगैर फिर से खाना शुरू किया। अम्मी ये सब क्या है? लोगों ने क्यों हामी भरी आप निगाह की? और ये खालू के क्या जल्दी पड़ गई थी जो आज ही निकाह करने का कह दिया? जुनैद ने निकाह की खबर मिलते ही पेशानी से कमरे में टहलते सवाल किया। ये तो अब मुझे भी नहीं पता, पर कह रहे थे कि कल मेहंदी का फंक्शन साथ है, तो मैं अपनी बेटी को ऐसे जुनैद के साथ नहीं बैठाऊंगी। चलिए आज निकाह कर देते हैं ताकि शरई तौर पर वो एक दूसरे के साथ बैठने का हक रख सके। खालदा बेगम जो सिकंदर साहब की बात पर इनसे मना कर सकती थी, वो आज की ज़िद की वजह से इसे कुछ बता रही थी। बिलाखिर घर से निकलने से 10 मिनट पहले उन्होंने सीमा बेगम के जोर देने पर जुनैद को बताया, जो अब तक ये समझ रहा था कि वो लोग सारा और हारिस के निकाह में जा रहे हैं। ना तो बैठाएं अपनी बेटी को मेरे साथ, और मैं ये निकाह कैसी सूरत में नहीं करूँगा। जुनैद ने सोफे पर बैठते हुए अपना फैसला सुनाया। तो क्या करोगे? हमारी इज्जत उछालोगे या फिर इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करोगे जो पिछले 10 साल से तुम्हारे नाम में बैठी है? सलीम साहब, इसे शर्म दिलानी चाहिए जो तब से खामोश थे। तो अबू, मैंने इन्हें कहा था कि इस लड़की को मेरे नाम पे दें। ये सब आप लोगों का फैसला था और मैंने तब भी आप लोगों को मना किया था कि ऐसा ना करें, क्योंकि हालात और वक्त बदलते देर नहीं लगती। जुनैद ने अपना दफा करते भरपूर कोशिश की। अब जो होना था हो गया, फैसला जिसका भी था वह तुम्हें हमारी इज्जत रखनी होगी। इसके बाद बेशक तो नूर को हमारे पास छोड़ के दूसरी शादी कर लेना। खालदा बेगम ने इसकी बात सुनते ही दो बात की, तो जुनैद के साथ साथ सलीम साहब ने इनकी तरफ अफसोस से देखा, जिनका नूर के साथ खूनी रिश्ता था, पर दौलत के लालच ने इसका खून ही सफेद कर दिया था। इस वक्त भी तो इसे आप लोगों के पास इसे छोड़ के आपकी ज़िंदगी तबाह करूँगा ना। तो आप क्या मसला है? आप अभी खालू को सब बता दें ताकि वो नूर की किसी और जगह शादी कर दे। जुनैद ने खालदा बेगम के साथ साथ सलीम साहब को भी समझाना चाहा। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मर्ज़ी करनी है तो मैं सिकंदर को इनकार कर देती हूँ। सलीम साहब को जुनैद की ज़िद और खालदा बेगम की बातें सुनकर यही ठीक लगा। हाँ बताए, अगर आपने ये जुनैद ने इनकार किया तो दोनों मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगे। खालदा बेगम ने कहने के साथ साथ अमली मुजाहरे के लिए दराज में रखी नींद की गोलियों की शीशी उठाई और ढक्कन खोलने लगी। जुनैद ने आगे बढ़ते हुए जल्दी से शीशी इनके हाथ से पकड़ी। अम्मी क्या हो गया आपको? शीशी एक तरफ फेंकते हुए जुनैद जोर से चीखा। मत जाने दो मुझे अपनी बेइज्जती और जिल्लत से, तो यही बेहतर है कि मैं अभी मर जाऊं। इससे भी ऊंची आवाज़ में चीखते हुए खालदा बेगम ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखते हुए रोने लगी। तो जुनैद ने बेबसी से सलीम साहब की तरफ देखा, जो अब खामोश खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, पर निकाह करने के बाद मेरा नूर से कोई तल्लक नहीं होगा। इन दोनों की तरफ से एक नज़र डालते वो हथियार डालते कमरे से बाहर निकला, तो खालदा बेगम ने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किया, जो इस बात से सिर्फ ड्रामे थे। मुझे लगता है जुनैद की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे किसी की बच्ची की ज़िंदगी तबाह करके क्या मिलेगा हमें? सलीम साहब, जिनकी कभी भी इस घर में नहीं चली थी, एक बार फिर से खालदा बेगम को समझाने की कोशिश अपनी से की। जहाँ तो आप चाहते हैं ये है कि मेरी सारी ज़िंदगी आसाइशों को तरसते हुए गुजार दूं। पहले आपकी छोटी सी दुकान थी, सोचा बेटा होगा तो शायद ज़िंदगी में सुकून आ जाए, पर बेटे ने भी बड़े होते कोई खास मेरी उम्मीदें पूरी नहीं की। तो अब ये आप चाहते हैं कि मैं घर आई दौलत करा दूँ, वो भी इस नलायक के पीछे लगकर। अब निकाह हो लेने दे, नूर घर आ जाएगी तो इसका दिमाग भी खुद ही ठीक हो जाएगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखें साफ करते उन्होंने सलीम साहब को ताना देने के साथ साथ मुतमिन किया। तो नसरीन मुलाजमा के कमरे में आती उन्होंने मज़ीद बहस की बजाय दिल से नूर के हक़ में दुआ की। सहर ने नूर का हल्का सा मेकअप करने के बाद ज्वेलरी और चूड़ियाँ पहनाई। अब गालों को बांधते हुए कुछ लट्टे बाहर निकालते ड्रॉप से रेड कलर का दुपट्टा इसके सर पर टिका दिया। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। शीशे में इसके अक्स को देखती सहर ने इसके गवार चेहरे को देखते जो इसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था नज़र उतारी, तो नूर ने नज़र उठाकर अपने आप को देखा। अच्छी लग रही हो ना? सहर ने इसे उठते देख खुद में गुमसुम देखकर पूछा। जी, नज़रें झुकाते इस बात में सर हलाया वो अपनी खूबसूरत की तरफ अपनी किस्मत के अच्छे होने की और आरज़ू की, जो इसके पैदा होने से पहले लेकर अब तक ख़राब ही थी।
जुनैद भाई आप आ गए, आप फूफा कह रहे थे जल्दी से नूर आपी को तैयार करके बाहर ले आए। समरा सहर की छोटी बहन ने कमरे में आते सिकंदर साहब का काम दिया तो नूर के ने अपना दिल निकाल के हलक तक आता महसूस किया। हाँ बस आने दें, सहर ने जवाब देते एक नज़र दोबारा से अंदर की तरफ देखा और हर चीज़ परफेक्ट होने का दुपट्टा इसके सर से चेहरे पर डाला और इसे देखने का कहा जो बेहोश होने के करीब थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो है ना नूर? सहर ने इसे करीब होने के साथ साथ लड़खड़ाता देख सवाल किया। जी बस सर चकरा रहा है, खुद को संभालते जवाब दिया। अच्छा मैं पानी दूँ? सहर ने इसे बैठाते हुए पूछा। जी दे दें। अस्पताल से सर हिलाते इसने लंबा सांस लेते अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश की जो कि सिर्फ खौफ की वजह से बंद होने के करीब थी। देती हूँ। इसके ठंडे हाथों को महसूस करते वो खुद भी परेशान हो गई थी, तब भी जल्दी से पानी लेने चली गई। प्लीज़ अल्लाह पाक मेरी मदद करें, मैं जल्दी कैसे इनका पे निकाह कर सकती हूँ, प्लीज़ कुछ कर दें और सब ठीक हो जाए। सहर जाते ही नूर ने अपने हाथ उठाते दुआ की, आंसुओं को बाहर निकलने से रोका जो बंद तोड़ने को बेताब थे। ये लो। सहर के आते ही गिलास इसकी जानब बढ़ाया तो नूर ने कांपते हुए हाथों से गिलास पकड़ते हुए पानी के 2 घूंट पड़े जो बहुत मुश्किल इसकी हुलक से नीचे उतरे। ठीक हूँ नूर। अब नूर ने गिलास सहर की तरफ बढ़ाया तो इसके फिक्रमंदी से पूछा। जी। नूर ने ज़ुबान की बजाय सर हिलाया। अच्छा तो चलो पप्पा बुला रहे हैं। दोबारा दुपट्टा इसके चेहरे पर डालते सहर ने कहा तो नूर ने इसे मज़ीद किसी बात का जवाब दिए बगैर उठकर आहिस्ता कदम उठाते बाइक का रोक किया जहाँ कारी साहब के साथ साथ बाकी सब भी मौजूद थे।